नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जनता को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर पहली फ्लाइट श्रीलंका से आएगी, जिसमें वहां के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के साथ 100 से अधिक बौद्ध भिक्षु और श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल के गणमान्य व्यक्ति रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित सांसद तथा विधायकों के अन्य की उपस्थिति में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। बुधवार को कोलंबो से 125 गणमान्य व्यक्तियों व बौद्ध भिक्षु को लेकर पहली उड़ान यहां पर उतरेगी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रचार शुरू हो चुका है। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। समाजवादी पार्टी की इस सभा में पार्टी नेता ने सपा की जगह बीजेपी के लिए वोट की अपील कर दी है। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। कांग्रेस के साथ साथ फिल्म मेकर अशोक पंडित ने भी वीडियो शेयर करते हुए अखिलेश यादव पर तंज कसा है। वीडियो में दिख रहे नेता समाजवादी पार्टी की सभा में कहते हैं, मेरा सभी भाइयों से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये हमारी जीत है और जितनी मजबूती के साथ हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, भाजपा उतनी ही मजबूत होगी। हालांकि जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने भूल को सुधार लिया। वहीं यूपी कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया कि अखिलेश यादव जी खेला कर दिए का नई हवा है, बीजेपी से मिली सपा है। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो उत्तर प्रदेश के बरेली का है। वीडियो में दिख रहे शख्स को कैलाश बाबू मौर्य बताया जा रहा है। बताया गया है कि कैलाश बाबू मौर्य करीब एक हफ्ते पहले से ही समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, शायद इसलिए उनकी जुबान फिसल गई है। सामाजिक परिवर्तन यात्रा पर निकले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव ने झांसी में एक बड़ा बयान दिया है। शिवपाल यादव ने भतीजा अखिलेश यादव को चेताते हुए कहा कि अगर 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रसपा से गठबंधन नहीं करती तो उसे हार का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान शिवपाल यादव ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 2022 में प्रसपा के पास भी सत्ता की चाबी होगी। आपको बता दें कि 2022 में सत्ता परिवर्तन के लिए सामाजिक परिवर्तन रथ लेकर के निकले शिवपाल यादव को झांसी वो पहुंच गए हैं। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने इस बार बड़ा दांव चलने का फैसला किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी में विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में महिला प्रत्याशियों को उतारने जा रही है। प्रियंका गांधी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बार 40% से ज्यादा सीटों पर महिला प्रत्याशियों को उतारा जाएगा। प्रियंका ने यह भी कहा कि उन्होंने सभी की सहमति से 40% महिला प्रत्याशियों को उतारने का फैसला किया है। आने वाले समय में ये संख्या को बढ़ा करके 50% भी किया जा सकता है। वहीं मायावती ने प्रियंका गांधी वाड्रा की विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट की घोषणा पर एक ट्वीट किया है। मायावती ने कहा कि महिलाओं के प्रति कांग्रेस की चिंता पहले इतनी ही वाजिब और ईमानदार नहीं थी। महिलाओं के प्रति कांग्रेस की चिंता पहले अगर इतनी वाजिब तथा ईमानदार होती तो केंद्र में इनकी सरकार ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कानून क्यों नहीं बनाया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस का स्वभाव है कहना कुछ और करना कुछ, जो इनकी नियत और नीति पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। मायावती ने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो इनके दलित, पिछड़े और महिलाएं याद नहीं आती। अब जब इनके बुरे दिन नहीं हट रहे हैं तो पंजाब में दलित की तरह उत्तर प्रदेश में इनको महिलाएं याद आई हैं। साथ ही मायावती ने प्रियंका के 40% टिकट देने की घोषणा को चुनावी नाटकबाजी बताई है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व पर आस्था जताते हुए आज जनपद लखीमपुर के ज्ञान वाजपेयी और जालौन के सुदामा दीक्षित ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ज्ञान वाजपेयी 3 बार नगरपालिका अध्यक्ष बने थे। सन 2012 से 2017 के विधानसभा चुनावों में प्रत्याशी रहे तथा सुदामा दीक्षित जालौन के माधोगढ़ में 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहे। जनपद देवरिया के शैलेश कुमार भाजपा छोड़कर और मनमोहन मिश्रा बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं।
वहीं सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज से सांसद पकौड़ी लाल कोल ने ब्राह्मण और क्षत्रिय समुदाय को अपशब्द कहे जाने के लिए एक वीडियो जारी कर सफाई देते हुए माफी मांगी। सांसद ने कहा कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया है। मैं आज जो कुछ भी हूँ सारे समाज के आशीर्वाद से हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को लेकर के ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के लोग आहत हुए हैं, जिससे मैं शर्मिंदा हूँ, जिसको देखते हुए मैं सभी से हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूँ। मेरी बातों से जिनको ठेस पहुंची है, मैं उनसे भी क्षमा मांगता हूँ। वहीं यूपी के कानपुर जिले में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सपा का किला ढहता हुआ नजर आ रहा है। कानपुर की चुनावी रणनीति से लेकर के मंत्रिमंडल के गठन की यात्रा तक जिस चौधरी हरमोहन सिंह की कोठी से होकर के निकलती थी, अब इस कोठी के ऊपर भाजपा का झंडा फहराया हुआ दिखता है। आपको बता दें कि सोमवार को चौधरी साहब की जयंती के अवसर पर मेहरबान सिंह के पुरवा में आयोजित समारोह को सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन माध्यम से संबोधित किया और राज्यसभा सदस्य सुखराम यादव व उनके बेटे मोहित यादव को बधाई दी। आपको बता दें कि लंबे समय से मुलायम सिंह यादव की छाया में रहने वाले इस परिवार को भाजपा से जोड़ने के लिए सीएम योगी पूरी तरीके से गंभीर दिख रहे हैं। हालांकि विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव होने की वजह से कार्यक्रम में नहीं आ सके, लेकिन सीएम ने लखनऊ से ही ऑनलाइन संबोधन किया और चौधरी हरमोहन सिंह यादव को संत की उपमा देते हुए कहा कि एक संत के परिवार का एक योगी से मिलना हुआ है, यहाँ ये संदेश दूर तक जाएगा, ये उनका कहना है। चौधरी हरमोहन सिंह यादव महासभा का काम करते थे, यादव बिरादरी के थे, लेकिन उन पर कभी जातिवाद का आरोप नहीं लगा। चौधरी हरमोहन सिंह समाजवादी पार्टी की राजनीति करते थे। समाजवादी पार्टी को उन्होंने बनाया, इस स्थापना में उनका बहुत बड़ा योगदान है। साथ में मैं भी था, लेकिन हमको कभी दल से नहीं जोड़ के देखा गया। हर दल के लोगों ने हमारा सम्मान किया, हमारे परिवार सम्मान किया। उसी के अनुरूप ये चौधरी हरमोहन सिंह की जन्म शताब्दी में हर पार्टी के लोग आए हुए हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं तो आपत्ति नहीं होती। और यहाँ रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के इस पर भी खबरें जारी है। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा। मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयं संघ की 5 दिवसीय शारीरिक वर्ग शाखा का शुभारंभ ध्वजारोहण के साथ हुआ। 5 दिवसीय शारीरिक वर्ग में शामिल होने के लिए संघ के 45 प्रांत इकाइयों के करीब 500 पदाधिकारी व कार्यकर्ता अयोध्या पहुंचे। पहले दिन इन कार्यकर्ताओं को शारीरिक प्रशिक्षण दिया गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शारीरिक वर्ग में शामिल होने के लिए मंगलवार को अयोध्या रहे। वे 2 दिनों तक अयोध्या में प्रवास करने के साथ साथ रामलला का दर्शन कर मंदिर निर्माण की प्रगति देखेंगे। इससे पूर्व सोमवार को राष्ट्रीय सेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के शारीरिक वर्ग की शाखा का शुभारंभ विश्व हिंदू परिषद के मुख्यालय का सेवकपुरम में हुआ। बारिश की वजह से खुले मैदान की बजाय टेंट के नीचे स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया गया। शारीरिक वर्ग के पहले दिन ध्वजारोहण कर संघ गायन हुआ। परिचय सत्र में सभी कार्यकर्ताओं का परिचय भी लिया गया।
सिद्धार्थनगर में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत हो गई है। अभियान को स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत जिला चिकित्सालय के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे ये अभियान पूर्वांचल के लिए अभिशाप कहे जाने वाले मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम के लिए काफी सहायक साबित हो रहा है। आपको बता दें, विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 19 अक्टूबर से 17 नवंबर तक चलेगा। डेंगू और संचारी रोगों को रोकने के लिए जनपद में विशेष संचारी रोग अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें आशाएं घर घर जा करके लोगों के उनका हाल जानेंगी और पूछेंगे कि घर में किसी को खांसी, जुकाम या बुखार तो नहीं। आप देखिए कितना प्रशासन शासन सतर्क है कि आज स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी अपने पड़ोस बस्ती जनपद से पूरे प्रदेश में विशेष संचारी पखवाड़ा या अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। उसी कड़ी में सिद्धार्थनगर में भी हमारे विधायक जी, हम हमारे जिलाधिकारी, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, CMS, CMO सभी लोग बड़े प्रतिबद्धता के साथ, क्योंकि आज हमने संकल्प भी लिया है कि हम जो जापानी इंसेफ्लाइटिस या एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम था उसको हम समूल समाप्त कर सके। इस दिशा में आज पूरे प्रदेश में इस तरह की वाटर बॉर्न डिजीज या वायरस के लिए हम संकल्प ले रहे हैं और उसका उपाय हमारे यहाँ स्वच्छता है, साफ सफाई है। इसके लिए न केवल ये अभियान है बल्कि इसको गांव-गांव तक जन आंदोलन का स्वरूप देंगे कि लोगों में जागरूकता आए कि लोग साफ सफाई से रहें, अपने आसपास जल न जमा होने दें, मच्छर न हो। तो उस तरह के लोगों से जो जानलेवा बीमारियां होती हैं तो उससे उस अभियान में सफलता मिलेगी और इसका फर्क पड़ा है जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। आप देखिए कितना प्रशासन। अब बात एक ऐसे अधिकारी की जो यूपी प्रशासन में एक अहम रोल अदा करता है। सरकार किसी की भी IAS राजशेखर अपने कामों से अलग छाप छोड़ते नजर आते हैं। वर्तमान में कानपुर कमिश्नर के पद पर तैनात राजशेखर ने औद्योगिक शहर कानपुर को संवार रहे हैं। पहले अपनी जिंदगी के लिए जाने जाने वाला शहर कानपुर अब अपनी स्वच्छता और सुंदरता के लिए यूपी में एक अलग पहचान बना रहा है। तो इसमें सबसे ज्यादा योगदान IAS और कानपुर कमिश्नर राजशेखर को जाता है। कानपुर पहुंचने के बाद राजशेखर ने कानपुर को संवारने का जो बीड़ा उठाया था उसमें अब उनको कामयाबी मिलती दिख रही है। सरकार की मंशा के अनुरूप काम करते हुए राजशेखर ने कानपुर की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है, चाहे वो पार्कों का सौंदर्यीकरण हो या फिर मेट्रो को तेज रफ्तार देने का काम हो। राजशेखर उसको बखूबी करने में लगे हुए। राजशेखर ने गंगा नदी को साफ रखने में बेहतर योगदान दिया है। समय पर वो नमामि गंगे योजना की जमीनी हकीकत को भी परखने में लगे हुए हैं। साथ ही साथ कंट्रोल रूम के माध्यम से उन्होंने तमाम कामों की लिस्ट भी तैयार की है ताकि जो काम एक डेडलाइंस में पूरे होने को वो कंप्लीट हुए या नहीं हुए उसकी भी जांच की जा सके। कानपुर के प्रसिद्ध ग्रीन पार्क स्टेडियम में राजशेखर ने विजिट गैलरी भी बनवाई है ताकि ग्रीन पार्क में हुए मैचों के साथ साथ उसकी पुरानी यादों को संजोया जा सके। कमिश्नर राजशेखर ने वाकई अब कानपुर को स्मार्ट सिटी बनाना शुरू कर दिया है। वहीं शाइन सिटी घोटाले के मुख्य आरोपियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। आपको बता दें, शाइन सिटी ग्रुप के CMD राशिद नसीम, MD आसिफ नसीम और डायरेक्टर अमिताभ श्रीवास्तव पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई। वाराणसी के थाना कैंट में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा हुआ है। अमिताभ श्रीवास्तव फिलहाल वाराणसी जेल में बंद है। शाइन सिटी ग्रुप पर यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि इस ग्रुप द्वारा खरीदी गई समस्त संपत्तियों की लिस्ट तैयार कराई जाएगी। वहीं सुल्तानपुर में आज सरकारी स्कूल में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि स्कूल परिसर में बने भोजनालय के शेड से एक 17 वर्षीय युवक का शव लटकता हुआ मिला। जब ग्रामीणों ने इसकी जानकारी परिजनों को दी तो कोहराम मच गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल क्षेत्रीय पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है।
यूपी के हमीरपुर में योगी सरकार की गड्ढा मुक्त सड़कों के अभियान की पोल खुल रही है। पिछले कई सालों से खराब पड़ी सड़कों को बनवाने को लेकर के गांव वालों ने आलाधिकारी को सूचित किया था और जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने सैकड़ों लोगों के काफिले के साथ पैदल पदयात्रा कर आंदोलन की धमकी दी है। दरअसल मामला हमीरपुर के इंगहौटा छानी मार्ग का है, जो लगभग 25 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे है, जो 34 स्टेट और 42 हाईवे को जोड़ता है, जिससे सभी गाँव वालों का आना जाना है। लेकिन पिछले 5 सालों से में तब्दील हो गया, जिससे लोगों को अक्सर दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। इसी संबंध में बुंदेलखंड नवनिर्माण के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय तिवारी ने जिला प्रशासन के खिलाफ सैकड़ों ग्रामीणों को लेकर पैदल पदयात्रा निकालते हुए सीएम योगी को अपना मांग पत्र भेजा है, जिसमें इस जर्जर मार्ग को जल्द से जल्द बनवाने की मांग की गई है। भले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भूमाफियाओं और अपराधियों पर लगाम लगाने की तमाम प्रयास कर रहे हों, लेकिन उन्नाव जनपद में पुलिस भूमाफियाओं और अपराधियों के आगे लाचार और बेबस नजर आती है। बताया जा रहा है कि उन्नाव का वकील नरेंद्र अवस्थी गरीब लोगों पर फर्जी मुकदमे लिखवाकर उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेता है, लेकिन उन्नाव का पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये भूमाफिया विकास दुबे से भी ज्यादा पावरफुल है, जिसके कारण पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं कर पाती, जिस पर लोगों ने अब सीएम से इस भूमाफिया की संपत्ति की जांच करने की मांग की है। बुलंदशहर के अगौता थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर के हुआ झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच चाकू, उसरा जैसे धारदार हथियारों का इस्तेमाल होने लगा। आपको बता दें कि बुलंदशहर में धान को पंचायती धर्मशाला में रखने को लेकर दो पक्षों में विवाद इस कदर बढ़ गया कि उनमें से एक पक्ष ने दूसरों को मारने के लिए बाहर से दर्जन भर बदमाशों को बुला लिया, जिसके बाद बदमाशों ने ग्रामीणों पर जमकर कहर बरपाया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि बदमाशों ने उनके घरों में तोड़फोड़ के साथ लूटपाट की और 10 लोगों को गंभीर रूप से घायल भी कर दिया, जिसके बाद घायलों को मेरठ के हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ।